माँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? पारुल विक्रांत की निशानी है, बेहद प्यार करती है मुझसे। मैं बाकी की जिंदगी इसी के साथ गुजार दूंगी। और पारुल भी तो कितना प्यार करती है मुझसे। मेरी एक एक चीज का ख्याल रखती है। जब भी मुझे उदास देखती है, घंटों घंटों मुझसे बात करती है। हालांकि उसका दर्द भी मुझसे कम नहीं है, पर अपने आंसू छुपा लेती है वह बच्ची, और मुझे खुश रखने की कोशिश करती है। आप जानती है कितना प्यार करते थे विक्रांत अपनी बेटी को। उसी की वजह से वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुए थे। माँ, हाँ हाँ ठीक है। विक्रांत अब इस दुनिया में नहीं, जितना जल्दी समझ जाओ उतना ठीक है। और हाँ, यह मत भूलो कि वह तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, और जायदाद की इकलौती वारिस भी। जिस दिन उसकी शादी हो गई, इस घर पर उसका और उसके पति का हक हो जाएगा। फिर घूमना तुम लवारिसों की तरह दर बदर भटकती हुई। माँ ने नताशा को समझाते हुए कहा, पहले भी तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। मैंने कहा था तुमसे विक्रांत से शादी करने से पहले आधी जायदाद अपने नाम करा लो, तुम नहीं मानी थी। माँ, विक्रांत ने इरादा कर लिया था कि वह आधी जायदाद मेरे नाम कर देगा, पर क्या करे, उससे पहले ही वह दुनिया से चल बसे। अब किसको पता था कि उन्हें अटैक आ जाएगा और वह दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। पर अब तो सोच समझ लो, कल पछताने से अच्छा है अभी कोई फैसला ले लो। पारुल छोटी है, कल किसने देखा है। जितनी जल्दी हो सके इसे रास्ते से हटा दो। क्या मतलब है आपका माँ, खुलकर बोलिए। अरे मेरा मतलब इसकी शादी करो और तुम भी अपनी शादी कर लो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मकान तो तुम्हारे नाम है ही, बाकी सब चीजों पर भी नजर रखो। माँ यह सब बातें अपनी बेटी को समझाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। जब से विक्रांत का देहांत हुआ है, वह ज्यादातर अपनी बेटी के पास ही आकर रहती है। नताशा कुछ परेशान हो जाती है, बैठी हुई माँ की बातों पर सोचती है। अगर सचमुच ऐसा ही हुआ तो वह बिल्कुल बेघर ही हो जाएगी। आगे का किसने देखा है, माँ सही कहती है। इन्हीं ख्यालों में गुम नताशा कमरे में ही बैठे बैठे सो जाती है। पारुल स्कूल से आते हुए सोचती है, कितनी जल्दी चले गए मेरे पापा, कितना प्यार करते थे मुझे। मम्मी के जाने के बाद उन्होंने मुझे इस तरह संभाला था, उनकी कमी महसूस नहीं होने दी थी। उनके जाने के बाद वह कितना अकेले पड़ गए थे। यह भी अच्छा हुआ था कि उन्होंने शादी कर ली थी। कम से कम छोटी मम्मी है तो घर में कितना ध्यान रखती है मेरा, हर वक्त मेरे बारे में ही सोचती रहती है। मेरी वजह से कहीं जाती भी नहीं। और उनकी मम्मी यानी कि मेरी बड़ी मम्मी, वह भी कितना प्यार करती है मुझको, जरा भी मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होने देती। यह सब सोचते हुए पारुल घर पहुंचती है। खाना खाकर वह अपनी छोटी मम्मी से कहती है, आप इतनी उदास क्यों हैं? आज क्या हुआ? आप परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलकर बड़ी से बड़ी परेशानी का मुकाबला करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती मम्मी, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो। पापा के जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रहेंगे, बस आप खुश रहा करो। यह कहकर पारुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नताशा पारुल को सीने से लगाकर कहती है, बस मुझे तो तुम्हारी ही फिक्र रहती है रात दिन। सोचती हूँ मैं ठीक से अपना फर्ज निभा भी पाऊंगी या नहीं। और यह कहकर वह बनावटी आंसू टपकाते हुए पारुल को प्यार करते हुए कहती है, जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। पारुल अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, पर उसे घर का माहौल कुछ अजीब सा घुटन भरा महसूस होता है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। दूसरे दिन पारुल स्कूल चली जाती है और नताशा और उसकी माँ मिलकर फिर कोई खिचड़ी पकाती है। नताशा माँ से कहती है, आप ठीक कहती हो। मैं सोचती हूँ पारुल की शादी करने के बाद मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। माँ कहती है, अब की ना तुमने समझदारी की बात, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वह मनोरमा का बेटा है ना, वही केशव जो तुमसे शादी करना चाहता था। आज तक उसने शादी नहीं की। अभी तक तुम्हारी वजह से वह कहीं भी शादी को तैयार नहीं हुआ, पर उस वक्त
तुम पर तो विक्रांत के प्यार का भूत सवार था। लाख समझाने पर भी तुमने उससे शादी नहीं की। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। पहले तो पारुल को शादी करके रास्ते से हटा देना चाहिए। पर माँ, पारुल शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी। अरे होगी कैसे नहीं, तुम समझाओगी तो वह मान जाएगी। पर माँ, इतनी जल्दी लड़का मिलना आसान होगा? अरे ये सब बातें तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने हजारों लड़कियों की शादियां करवा दी है। जब देखना शुरू करेंगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। नताशा को यह बात कहकर माँ अपना दिमाग चारों तरफ दौड़ाती है और उनके खुरापाती दिमाग में फौरन ही एक नाम उभर आता है। वह नताशा को पास बुलाते हुए कान में फुसफुसाकर कुछ कहती है, जिसे सुनकर नताशा चौंक उठती है। वह फिर दोहराती है, अरे नताशा, आदित्य कैसे रहेंगे अपनी पारुल के लिए? अरे मम्मी, आप सटिया गई है क्या? वह तो उसके पापा के उम्र के है। हाँ तो क्या हुआ, कौन सी उन्होंने शादी की है? और विक्रांत के अच्छे दोस्त भी थे, देखा नहीं कितना ख्याल करते हैं पारुल का। वह तो ठीक है माँ, पर वह उसको बेटी समझते हैं। ठीक समझते हैं, पर बेटी तो नहीं। मुझे यकीन है जब उनसे कहा जाएगा तो वह इनकार नहीं करेंगे। बहुत फिक्र है उन्हें पारुल की। पर माँ, उनसे कहेगा कौन? अरे तुम बस देखती जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। यह रिश्ता मुझे ठीक लगता है, कहकर माँ मुस्कुराती है। नताशा कहती है, पर माँ, पारुल कभी भी तैयार नहीं होगी। कोशिश तो करो और तैयार करो ना। उसे बड़ा घमंड है तुम्हें उस पर। वह तुम्हारी एक बात नहीं टालती। वह है ही कितनी बड़ी, भारी में ही तो पड़ रही है। कल को कॉलेज जाने लगी तो तुम्हारी एक न चलेगी। दिन में तारे दिखा देगी तुम्हें। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। जो कुछ करना है अभी कर डालो। फिर कौन सा हम उसे घर से निकाल रहे हैं, शादी ही तो कर रहे हैं। एक ना एक दिन तो उसे भी शादी करके कहीं जाना ही पड़ेगा। वैसे भी आदमियों की उम्र नहीं देखी जाती, वक्त से शादी हो जाए वही बेहतर है। वैसे भी कौन जवान लड़की की निगरानी करेगा? तुम्हारी शादी भी तो करनी है मुझे। कब तक सौतेली लड़की का हाथ थामे बैठी रहोगी? कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो बस यही सुनने को मिलेगा। सौतेली लड़की थी ना, किसी ने उसे ढंग से समझाया नहीं। वैसे भी उसका कौन रिश्तेदार बैठा है देखने को, तो जो इतनी हिम्मत करेगा जो हमारा मुकाबला कर सके। कुछ अच्छा बुरा करना है, हमें ही तो करना है। वह नताशा से कहती है, तू बस आदित्य को फोन लगा, मैं खुद बात करूंगी। बोल दे जरूरी काम है, शाम को आकर मिल जाएंगे। माँ आपसे कुछ बात करना चाहती है। नताशा आदित्य साहब से बात करती है और शाम को आने का वादा ले लेती है। उस वक्त पारुल घर पर नहीं होती है, उसे ट्यूशन पढ़ने जाना होता है। वही टाइम आदित्य साहब के बात करने के लिए तय हुआ है। नताशा और नताशा की मम्मी दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग करती है। तभी पारुल भी कॉलेज से घर आ जाती है। जल्दी ही उसके एग्जाम होने वाले हैं। खाना खाकर वह पढ़ने बैठ जाती है और ट्यूशन का टाइम होते ही वह पढ़ने चली जाती है। तभी बैल की आवाज़ सुनाई देती है। मेड दरवाजा खोलती है। आदित्य साहब को इज्जत के साथ ड्राइंग रूम में बिठाया जाता है। माँ और नताशा भी वहाँ मौजूद है। माँ बातचीत के दौरान उनको बुलाने की वजह बताते हुए कहती हैं, अब तुम तो जानते ही हो, जवान बेटी घर पर है और बाप है नहीं। मुझे तो बहुत फिक्र होती है दोनों की। मेरी बेटी ही कौन सी बूढ़ी है, मुझे हर वक्त दोनों की फिक्र लगी रहती है। बार बार मैं यहाँ आकर रह नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि दोनों की शादी हो जाए। मैं कब तक बैठी रहूंगी? आदित्य साहब उनके षड्यंत्र से बेखबर कहते हैं, यह तो आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। पारुल तो अभी छोटी है, पर 1-2 साल में उसकी शादी भी हो जानी चाहिए। वैसे नताशा भाभी की शादी का ख्याल ठीक है। आदित्य साहब कहते हैं, यह तो आपने बहुत अच्छा सोचा। अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। हम जल्दी ही कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर देंगे। यह सुनकर नताशा की माँ कहती है, अरे लड़के तो दोनों घर के ही हैं, मैंने ढूंढ लिए हैं, बस तुम्हारी हाँ करने की देर है। जी, जैसा आप ठीक समझे, मैं सब देखभाल कर लूँगा। बताए मेरे लिए कोई काम हो तो। चालाकी से उर्मिला नताशा की माँ कहती है, मैं चाहती हूँ तुम पारुल से शादी कर लो।
क्योंकि तुमसे अच्छा और कोई उसको नहीं जानता। तुम हमेशा से यहाँ आते रहे हो, तुम्हें तो मालूम ही है वह कितनी नादान है। मुझे जल्दी से जल्दी उसकी शादी करनी है, क्योंकि अगले हफ्ते मैं नताशा की शादी कर रही हूँ। तुम तो जानते ही हो नताशा पारुल को कितना प्यार करती है। उसको बार बार पारुल की फिक्र खाई जाती है। विक्रांत कितना प्यार करते थे अपनी बेटी से। नताशा नहीं चाहती कि वह घर में अकेली रहे। मैंने बड़ी मुश्किल से नताशा को दूसरी शादी के लिए मनाया है। यह दुनिया बहुत बेकार जगह है। अकेली औरतों के लिए पहाड़ सी जिंदगी कैसे जिएगी, यही सोचकर उसकी दूसरी शादी करना चाहती हूँ। और शादी होकर नताशा यहाँ से चली जाएगी, इस घर में नहीं रहेगी। और पारुल को मैं इतने बड़े घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुमसे ज़्यादा अच्छा रिश्ता कोई और मेरी नज़र में नहीं है। मैं जल्दी से जल्दी इस काम को करना चाहती हूँ। यह कहकर उर्मिला जी ने अपना फैसला सुना दिया। आदित्य साहब घबराहट में उठ खड़े हुए। यह क्या कह रही है आप? वह मेरी बेटी जैसी है। ठीक है, बेटी जैसी है, पर बेटी तो नहीं। तुम अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से शादी करके उस पर एहसान ही करोगे, वरना इस दुनिया में उसका है ही कौन? आदित्य साहब, मैं उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। इसमें शादी करने वाली कौन सी बात है? अरे तुम नहीं जानते दुनिया को क्या कहेंगी। एक जवान लड़की को बिना शादी किए अपने घर में रखोगे तो? नहीं नहीं, यह मुझे गवारा नहीं। कोई मेरी बेटी पर इल्जाम दे कि उसको एक आदमी के हवाले करके खुद ने शादी कर ली। कोई जल्दी नहीं, कल तक जवाब दे दीजिएगा। आदित्य साहब घबराकर जल्दी अपने घर पहुंच जाते हैं। रात भर उन्हें नींद ही नहीं आती। उन्हें माँ बेटियों के इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। उन्हें खतरा है पारुल की जान का। वे सोचती है ये दोनों साथी औरतें कहीं पारुल को खत्म ना कर दे। उन्हें बार बार अपने दोस्त का चेहरा याद आता है जो अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे। दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में लाकर डाल दिया करता था। आज उसी बेटी की दुर्गति वे सहन नहीं कर पा रहे थे। अचानक वह कुछ सोचते हैं और फैसला लेते हैं, जैसे इस समस्या का उन्होंने कोई हल ढूंढ निकाला हो। और अब उन्होंने फैसला ले लिया था, वह पारुल से शादी जरूर करेंगे। फोन उठाते हैं और उर्मिला जी से बात करते हुए कहती है, मैं तैयार हूँ, जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। उर्मिला जी कहती है, मैं चाहती हूँ नताशा से पहले पारुल की शादी हो जाए, वो अपने घर की हो जाए, माँ के सामने। अगले हफ्ते नताशा की शादी भी तय है, फिर मैं चैन से जी सकूंगी। फोन रखकर उर्मिला जी नताशा को आवाज लगाती है, अरे कहाँ चली गई? सुन तो, आदित्य शादी के लिए मान गए हैं। अभी फोन आया था उनका। बस अब पारुल को मनाना तेरा काम है। और हाँ, उसी वक्त पेपर पर भी साइन करवा लेना। पारुल से शादी से पहले ही सब काम निपट जाना चाहिए। नताशा दौड़ती हुई आती है, माँ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आदित्य साहब कैसे तैयार हो गए? अरे यह तो सब हमारी बातों का कमाल है। हम तो अच्छे अच्छों को अपने वश में कर लेते हैं। यह आदित्य क्या है हमारे सामने? ठीक है, बस तू पारुल की सोच, जैसे ही वह आए अपनी बात रख देना उसके सामने और ऐसा नाटक करना कि हाँ करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही ना बचे। आप फिक्र ना करे, मैं आप ही की बेटी हूँ, ऐसा घुमाऊंगी बस आप देखती ही जाए। इसी बीच पारुल भी कॉलेज से आ जाती है। नताशा पारुल को खाना खाने के लिए आवाज देती है। आज उसने पारुल की पसंद का खाना बनाया है। पारुल, छोटी मम्मी आपने खाना खा लिया? मत कीजिए मेरा इंतजार, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे बहुत देर हो जाती है। नताशा, नहीं बेटा, अब कितने दिन बचे हैं तुम्हारे साथ खाना खाने के? मैं चाहती हूँ जब तक हूँ तब तक तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सकूँ। पारुल, क्या मतलब है आपका? आप कहीं जा रही है? उर्मिला जी बोलती है, अरे कैसे बताऊँ बेटा, मैंने इसकी शादी तय कर दी है। अकेली जान कब तक आखिर यहाँ पड़ी रहेगी? मैं हूं ना बड़ी माँ। तुम कितने दिन की हो? एक दिन शादी करके तुम्हें भी जाना ही पड़ेगा। उसके बाद नताशा बिल्कुल अकेली हो जाएगी
और उम्र के इस पड़ाव पर नताशा से भी कोई शादी नहीं करेगा। माँ है ना, इसीलिए फिक्र होती है तुम दोनों की। यही सोचकर मैंने फैसला लिया है। अब तुम्हारे ऊपर, तुम उसको खुशी दे सकती हो या नहीं। यह तो अपनी जिंदगी तुम्हारे ऊपर लुटाने पर तुली है। कहती है कि मैं पारुल के बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे उसकी बहुत फिक्र है। जब तक उसकी शादी नहीं होती मैं शादी नहीं करूंगी। इसी बीच नताशा पारुल को गले से लगाकर मोटे मोटे आंसू गिराती है। पारुल कम उम्र तो है ही घबरा जाती है, क्योंकि वह अपनी छोटी माँ को बहुत प्यार करती है और उसका प्यार दिखावटी नहीं है। वह माँ से कहती है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो मम्मी। नानी जैसा कहती है वैसा ही कीजिए। मैं अब इतनी छोटी नहीं जो अकेले ना रह सकूं। फिर आप भी तो आती जाती रहेगी ना, और नीलिमा दीदी भी तो काम करने आती है ना। मैं उन्हीं को अपने साथ रख लूंगी। वैसे भी दुनिया में उनका कोई नहीं है, वह मेरा ख्याल रख सकती है। आप बेफिक्र होकर शादी करें। पर नताशा रोते हुए कहती है, मेरा दिल नहीं मानता। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, जिससे मेरी फिक्र दूर हो। मैं तुम्हें किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। फिर जहाँ मेरी शादी हो रही है वे लोग भी मुझे यहाँ आने देते हैं या नहीं, ये सब उन पर ही निर्भर करेगा। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती, पर उनकी भी यही शर्त है कि तुम साथ नहीं आओगी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उर्मिला जी कहती है, अरे कर रही हूं ना मैं पारुल की शादी। पारुल भी तुमसे पहले वह अपने घर की हो जाएगी। आखिर वह भी तो मेरी बेटी ही है। वह पारुल की तरफ देखते हुए कहती है। पारुल अपनी शादी का सुनकर एकदम से घबरा जाती है और खड़े होकर कहती है, मेरी शादी अभी से? अभी तो मैं पढ़ रही हूँ ना, और 10 दिन बाद मेरे एग्जाम भी हैं। आप तो जानती हैं ना नानी। उर्मिला जी, तभी तो मैंने कल के लिए तुम्हारी शादी की डेट फिक्स की है। कोई शोर शराबा नहीं, सादे तरीके से कोर्ट में जाकर चुपचाप कोर्ट मैरिज कर देंगे। बाकी सब कुछ तुम्हारे एग्जाम्स के बाद होता रहेगा। बोलो, इतना तो कर ही सकती हो। अपनी माँ के लिए बड़े लाड से पाला है उसने तुम्हें। आज विक्रांत जिंदा होते तो यह दिन देखना ही ना होता। तुम्हारी शादी के 3 दिन बाद नताशा की शादी भी है, वह भी सादगी से कोर्ट में ही हो जाएगी। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बस तुम हाँ कर दो। तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकते। ऐसा घर ढूंढा है जहाँ तुम जिंदगी भर ऐसी करोगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। यहाँ से ज्यादा ऐशो आराम तुम्हें उस घर में मिलेगा। ऐशो आराम की हर चीज नसीब होगी, किसी चीज की वहाँ कभी कमी नहीं। बेफिक्री से अपनी जिंदगी गुजारना। दोनों माँ बेटियों ने मिलकर पारुल को इतना मजबूर करती है कि चुप रहने के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता, और हर साजिश से बेखबर वह उनके बहकावे में आ जाती है। वह जब भी पूछना चाहती है कि आखिर उसकी शादी किससे हो रही है, तो दोनों माँ बेटियां मिलकर बात को घुमा देती है और कहती है, हमने जो तुम्हारे लिए पसंद किया है वह अच्छा ही होगा। तुम फिक्र ना करो, बस शादी के बारे में सोचो, जो होगा अच्छा ही होगा। आज तो ट्यूशन चली जाओ, पर कल शाम तुम्हारी शादी है, छुट्टी ले लेना। अपनी माँ के लिए इतना तो कर ही सकती हो। लोग न जाने कितने बड़े बड़े त्याग करते हैं अपने घर के लोगों के लिए। वैसे भी हम तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। त्याग तो मेरी बेटी का है, जिसने तुम्हारे बाप को एक बेटी के साथ स्वीकार कर लिया था। पारुल घबरा जाती है और अपने दिल में सोचती है, वैसे भी पापा के जाने के बाद उसे अपनी जिंदगी बेकार ही लगती थी। छोटी माँ ने उसे कुछ हद तक खुश रखने की कोशिश की थी। जब उनकी खुशी के लिए वह शादी तो कर ही सकती है। वैसे यह बात तो ठीक है, अकेले घर में उसका दम घुट जाएगा और वह घर के सन्नाटे में दफन नहीं होना चाहती। यही सब सोचते हुए वह ट्यूशन पढ़ने चली जाती है। कल उसकी शादी है, यह सोचकर बार बार उसे अपने माँ बाप की याद आती है। कितना अरमान था दोनों को उसकी शादी का। मम्मी कहा करती थी, परी है मेरी बेटी परी, इसकी शादी में देखना मैं बहुत कुछ करूंगी। और पापा भी कहते थे, इसकी शादी की फिक्र ना किया करो। मुझे सोचकर अभी से अकेलापन लगने लगता है। कैसे विदा करूंगा मैं अपने जिगर के टुकड़े को। हमारे एक ही तो बेटी है, सब कुछ इसी का है। अगर तुम इजाजत दोगी तो हम घर जमाई देख सकते हैं अपनी बेटी के लिए। और दोनों हंसने लगा करते थे।
जब वक्त आएगा देखा जाएगा। जो कुछ हो सकता है वह सब कुछ करेंगे, और आज दोनों में से एक भी नहीं जो खड़े होकर विदाई के वक्त उसे आशीर्वाद ही दे सके। पारुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इंसान क्या क्या सोचता है, पर होता वही है जो ऊपर वाला ठीक समझता है। इतनी कम उम्र में पारुल बड़ी बड़ी बातें करना और सोचने लगी है। कहते हैं ना, वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है और एक बच्चे को उम्र से पहले ही जवान कर देता है। पारुल का दिल आज पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह तो बस कल क्या होगा इसी बारे में सोच रही है। न जाने किससे मेरी शादी हो रही है, उसका नाम तक पता नहीं। खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। दोनों मुझसे बहुत प्यार करती है। जो जो भी कुछ किया होगा मेरे लिए अच्छा ही किया होगा। यह सब सोचते हुए पारुल सोने की कोशिश करती है। नताशा पारुल को दुल्हन का लहंगा देकर कहती है, बारात आने को है, तुम जल्दी ही तैयार हो जाओ। मैं आकर फिर तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगी। आखिर तुम मेरी बेटी हो, बहुत प्यार किया है मैंने तुमसे। बस मेरी इज्जत रखना, उस घर को अपना घर समझना, किसी बात की शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना सब यही कहेंगे सौतेली माँ थी, कुछ सिखाया नहीं बेटी को। वैसे हमने बहुत सोच समझकर तुम्हारी शादी उनके साथ तय की है, देखना तुम बहुत खुश रहोगी। पारुल, पर छोटी मम्मी वह कौन है? बस बस थोड़ी देर में पता चलने वाला है, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? ये कहकर नताशा जोर जोर से हंसने लगती है और पारुल चुप हो जाती है। तभी उर्मिला जी आती है। अरे नताशा बाहर आओ, सब आ गए हैं। पारुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। हे भगवान, कौन है वह जो 2 दिन के अंदर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया? कैसा होगा वह? क्या मैं वहाँ खुश रह पाऊंगी? इन सब सवालों के साथ पारुल तैयार होती है। नताशा जाकर देखती है आदित्य साहब और 2-3 गवाहों के अलावा वहाँ और कोई भी दिखाई नहीं देता। वे खुश हो जाती है। चलो अच्छा हुआ, यही तो मैं चाहते थे। फिर सब तैयार होकर कोर्ट में जाती है। जब उर्मिला जी ने पारुल से आदित्य साहब को माला पहनाने के लिए कहा, वह घबराकर घूंघट पलटकर उन्हें देखती है। यह क्या? यह तो आदित्य अंकल है, मेरे पापा के दोस्त। क्या मेरी शादी इनके साथ हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका दिल चाहा कि वह धाड़ मार कर रो दे, पर यहाँ उसकी सुनने वाला ही कौन है? शादी के मौके पर एक दोस्त तक उसके साथ नहीं, और अगर होती भी कोई साथ में तो क्या कर सकती थी वह इस मौके पर? उसने तय किया कि वह यह शादी नहीं करेगी। तभी उसकी सौतेली नानी प्यार से धमकी भरे अंदाज में कहती है, जल्दी जयमाला पहनाओ, आदित्य साहब इंतजार कर रहे हैं। पर पारुल जयमाला नहीं पहनाती। नताशा और उर्मिला जी दोनों घबरा जाती हैं। नताशा पीछे से पारुल के चुकटी काटती है और कहती है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, जल्दी जयमाला पहनाओ। ये रस्म है जो पूरी करनी है, फिर तुम्हें इन कागज पर साइन भी करना है। पारुल घबरा जाती है और मजबूरन उससे यह शादी करवाई जाती है। उर्मिला जी और नताशा आदित्य साहब शादी की बधाई देती है और आदित्य साहब अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वह किस तरह पारुल का सामना करे, पर एक सुकून उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। ना ही उन्होंने गले में कोई हार डाल रखा था, ना ही उनके माथे पर कोई सेहरा था। बस एक रस्म थी जिसे वह पूरा करने आए थे। और पारुल को जितना गुस्सा अपने घर के लोगों पर था, उसे कहीं ज्यादा गुस्सा आदित्य साहब पर आ रहा था, और वह अपने दिल में लगातार उनको कोस रही थी। कितना कमीना इंसान है यह भी तो आखिर शादी के लिए मना कर सकता था। मैं इसकी गोद में पली हूँ, इसे भी यह ख्याल नहीं आया। मेरे पापा से इतनी अच्छी दोस्ती थी और मैं हमेशा इसको अंकल ही बोला करती थी। सही कहा है किसी ने, जब किस्मत फूटी हो तो कोई क्या करे, मेरी अपनी किस्मत ही खराब है। अगर ऐसा ना होता तो मेरे माँ बाप ही क्यों मरते, और जिनसे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया यही मेरे दुश्मन निकले। उसको अपनी छोटी माँ से नफरत हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि दोनों को मार डाले। उसने सोचा इतना भी वक्त नहीं दिया इन लोगों ने मुझे कि मैं खुद ही कुछ खाकर मर जाऊं। अगर यह मुझे पहले बता देते तो इतनी नौबत ही ना आती। ये शादी करने से बेहतर मैं मर जाती। पारुल यह सब सोच ही रही थी। आदित्य साहब ने कहा, अब इजाज़त दीजिए। और उसकी सौतेली माँ और नानी दोनों पारुल से कहती है,
जाओ बेटा, अपने घर जाओ, विदाई का वक्त हो गया है। हमें किसी बात की शिकायत का मौका ना देना। और पारुल भारी कदमों से रोते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं होता। इन लोगों ने कितनी बड़ी साजिश कर डाली। अब पारुल को याद आता है छोटी माँ ने रात जिन पेपर पर उससे साइन कराए हैं, उसको वह पेपर्स पढ़ने चाहिए थे। पता नहीं क्या किया होगा इन लोगों ने। पारुल का भरोसा उठ चुका था। उसे याद आया छोटी माँ कह रही थी तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम वकील और कचहरी के चक्कर में फंसो, इसलिए मैंने वकील साहब को यहाँ बुलाकर पेपर तैयार करवा लिए हैं। 100 झमेले होते हैं बाप के मरने के बाद। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी खुशी के सिवा। तुम बस जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दो ताकि वकील साहब को उनका मेहनताना देकर विदा किया जा सके और तुम शादी के बाद अपनी जिंदगी चैन से गुजार सको। यह सोचते ही पारुल को पसीना आ गया। सकी नहीं, उसे पूरा यकीन हो गया था कि दोनों ने मिलकर कोई ना कोई साजिश रची होगी। पारुल सोचती है अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। तभी गाड़ी दरवाजे पर रुक जाती है। घर से एक बूढ़ी औरत गाड़ी के पास आकर गाड़ी का दरवाजा खोलती है और आदित्य साहब की आवाज आती है, आओ पारुल घर आ चुका है। पारुल बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उस बूढ़ी औरत के साथ घर में दाखिल होती है। घर तो बहुत ही आलीशान था। एक बड़े से रूम में ले जाकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, यह तुम्हारा कमरा है बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वैसे मैंने जरूरत की हर चीज तुम्हारे लिए मंगा कर सजा दी है। आदित्य साहब की देखभाल भी सालों से मैं ही करती आई हूँ। फरिश्ता है फरिश्ता, ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं। आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। यह कहकर वह औरत वहां से चली गई। और पारुल अपने दिल में सोचती है कितना फरिश्ता है, मैं सब जानती हूँ। अगर फरिश्ता होता तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी ना करता। तभी आदित्य साहब कमरे में आते हैं। पारुल तुम यहाँ बेफिक्र होकर रहना, यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। जिस तरह जिंदगी गुजारना चाहती हो वैसे ही तुम अपनी जिंदगी गुजारना। जिस चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी चीज की तकलीफ हो। तुम मेरे स्वर्गीय दोस्त की बेटी हो। जहाँ तक मुझसे ख्याल रखा जाएगा मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब तुम आराम से सो सकती हो। मेरा कमरा यहाँ से काफी दूर है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कमला काकी को बता देना, या फिर यह एंड्रॉयड फोन मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, मेज पर रखा है। जब चाहो मुझे फोन करके बता देना, जो भी चाहिए होगा मैं भिजवा दूंगा। कल से कमला काकी की लड़की भी उनके साथ आया करेगी तुम्हारी देखभाल के लिए, जिससे तुम्हारा दिल लगा रहे। और हाँ, 1-2 दिन के बाद या जब तुम ठीक समझो अपने कॉलेज जाना शुरू कर देना। यह कहकर आदित्य साहब अपने कमरे में चले जाते हैं और पारुल आदित्य साहब के चले जाने से कुछ राहत महसूस करती है और सोने की तैयारी करती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो कमला काकी की बेटी, जो कि उसी की हम उम्र है, उसके पास आती है और नमस्ते करके बोलती है, दीदी मैं आपके लिए चाय ले आऊं या थोड़ी देर में पिएगी। पारुल अपनी चाय वहीं मंगा लेती है। पारुल को चाय देते हुए वह पूछती है, दीदी आप नाश्ते में क्या लेगी? माँ पूछ रही है, जो आप चाहेगी वही बन जाएगा। पारुल उस लड़की से पूछती है, अपना नाम तो बताओ। लड़की जवाब देती है, मेरा नाम पूनम है। ठीक है, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, अपनी पसंद से ही जो बनाना हो चाहे बना दो। पूनम पारुल के लिए कमरे में ही चाय ले आती है। पारुल चाय पीकर अपने कमरे में ही बैठी रहती है। थोड़ी देर के बाद पूनम उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने आती है। पारुल पूनम के साथ नाश्ता करने के लिए बाहर आती है। टेबल पर बहुत सा नाश्ता लगा हुआ था। कमला काकी ने किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आदित्य साहब नाश्ते पर पारुल का इंतजार कर रहे थे। साथ में नाश्ता करते हुए आदित्य साहब ने कहा, मेरे ख्याल से तुम कल से ही कॉलेज जाना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम भी होने वाले हैं। तुम्हें पढ़ाई का नुकसान नहीं करना चाहिए। और हाँ, ट्यूशन भी उसी तरह जाती रहो, या चाहो तो उसको यही टाइम दे दो, घर पर आकर पढ़ा दे तो ठीक है, नहीं तो जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करो।
पारुल हाँ में सिर हिला देती है। नाश्ते के बाद पूनम पारुल को पूरा घर घुमाती है। घर क्या आलीशान महल समझो। सब कुछ देखने के बाद वह अपने कमरे में आकर पढ़ाई करने लगती है। पूनम कहती है, आदित्य साहब ने कहा था कि आपके पढ़ाई के लिए पीछे वाला कमरा तैयार करा दिया है। आपकी किताबें और जरूरत का हर सामान उस कमरे में रखा है। पारुल उस कमरे को जाकर देखती है। लैपटॉप से लेकर हर वह चीज जिसकी उसको जरूरत हो सकती थी, सब की सब वहां पर लगी हुई थी। पारुल यह सब देखकर चैन की सांस लेती है। फिर अपने कमरे में आ जाती है। आज का दिन वह अपने कमरे में बैठकर ही पढ़ती है। आदित्य साहब के ऑफिस से आ जाने पर वह उनसे कहती है, मैंने कल से कॉलेज जाने का फैसला लिया है। ठीक है, मैं तुम्हें टाइम से छोड़ दिया करूँगा और लौटते में तुम्हें साथ लेता आऊँगा। बस तुम टाइम से बाहर गेट के सामने आकर खड़ी हो जाना। पारुल हाँ में सर हिला देती है। इसी तरह रोज आदित्य साहब पारुल को कॉलेज छोड़ देते हैं और वापस भी ले आते हैं। उन्होंने पारुल को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी और अब इतने साल हो गए, पता भी नहीं चला। आदित्य साहब ने पारुल को इसी बीच हर चीज में पारंगत कर दिया। अब पारुल गाड़ी चलाने से लेकर बड़े बड़े मॉल और बड़ी बड़ी जगहों पर घूमना फिरना और हर नई चीज का इस्तेमाल करना सीख गई थी। अब उसको आदित्य साहब से इतनी नफरत नहीं होती थी, बल्कि वह महसूस करने लगी थी कि आदित्य साहब के घर में वह सुरक्षित है। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वह जिस तरह जिंदगी गुजारना चाहती है गुजारती है। बिना मांगे ही उसे हर वो चीज मिल जाती है जो किसी लड़की के पास होनी चाहिए। पारुल अब एमबीए कर रही थी। आदित्य साहब अब उसको कॉलेज पहुंचाने नहीं जाते हैं। पारुल अब अपनी बड़ी गाड़ी को चलाते हुए कॉलेज जाती है। यह उसका लास्ट ईयर है और जल्दी ही उसको एमबीए की डिग्री हासिल हो जाएगी। जब भी वह अपने माँ के बारे में सोचती, उसका दिल भर आता। जब से शादी हुई है वह अपने घर भी नहीं गई। कहाँ जाती? कुछ दिन के बाद वह घर बिक चुका था और वह जो सोचती थी वह सब सच हो गया था। सौतेली माँ ने सब कुछ अपने नाम कर लिया था और अब धीरे धीरे उन सब चीज़ों को बेच रही थी। पारुल सोचती है, अच्छा हुआ जो उस घर से मेरा पीछा छूटा। भगवान जाने वहाँ रहती तो वह लोग क्या करते उसके साथ। यह सब सोचकर उसकी आंखें भर आती है। और आदित्य साहब उसको किसी फरिश्ते से कम नहीं लगते। आज तक उन्होंने अपनी कोई भी डिमांड पारुल के सामने नहीं रखी और हमेशा साई की तरह उसके साथ रहे। उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी और ना ही कभी अपने पति होने का हक जताया। और सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाकर उसे एमबीए भी कराया। हर रोज जिम्मेदारी से उसे कामयाबी दिलाने में मददगार बने रहे। बड़े बड़े मॉल और होटल में घुमाया। हर तरह के तौर तरीके सिखाए जिससे जिंदगी में उसे किसी चीज को देखकर यह महसूस ना हो कि वह क्या है और किस तरह इस्तेमाल करे होगी। पारुल सोचती है, आखिर क्या मिला इनको मुझसे शादी करके। यह सोचकर पारुल के दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत पैदा हो जाती है और वह उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखती है। इसी हफ्ते पारुल का रिजल्ट भी आने वाला है। बहुत मेहनत की है उसने और आदित्य साहब भी उसके रिजल्ट आने का बेसब्री से इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। अपने कमरे में बैठी पारुल यह सब सोच ही रही होती है, तभी उसका दिल बाहर घूमने के लिए होता है। वह पूनम को आवाज देती है। अब तक पूनम के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बाहर चलते हुए उसकी नज़र आदित्य साहब के कमरे पर पड़ती है तो देखती है वह टेबल लैंप की रोशनी में बैठी हुई डायरी लिख रही है। पारुल पूनम से कहती है, आदित्य साहब क्या लिख रहे होंगे? डायरी में कुछ खास है क्या? आज पूनम कहती है, साहब रोजाना ही डायरी लिखते हैं। कुछ देर टहलने के बाद पारुल अपने कमरे में आ जाती है और पूनम अपनी माँ के साथ चली जाती है। सामने के सर्वेंट क्वार्टर में ही अब दोनों लोग रहते हैं। सुबह आदित्य साहब के ऑफिस चले जाने पर पारुल आदित्य साहब के कमरे में जाती है। उनका कमरा वह चुपचाप रोजाना खुद ही ठीक करती थी। चीज़ों की जगह पर रखते हुए उनकी नज़र टेबल पर पड़ी। आज आदित्य साहब की डायरी टेबल पर ही भूल गए थे। पारुल डायरी अपने हाथ में ले लेती है
और उसके कुछ पन्ने खोलकर देखती है। डायरी में कुछ ऐसा लिखा था जिसे देखकर वह घबरा जाती है और चेयर पर बैठकर डायरी पढ़ने की कोशिश करती है। अचानक वह एक जगह आकर रुक जाती है। लिखा था, ये कैसा बंधन। वह कुछ सोचती है और ये कैसा बंधन हेडिंग देखकर वहीं से पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें आदित्य साहब ने लिखा था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए शादी के लिए हाँ कहना। पारुल मेरे दोस्त की बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है, मैं कैसे उससे शादी कर लूं? मैंने खुद उसको हमेशा अपनी बेटी की तरह ही देखा है। ये किस उलझन में डाल दिया मुझे ईश्वर ने। उस बच्ची को देखता हूँ तो दिल परेशान हो जाता है। किस तरह बचाऊं उसकी जिंदगी? शादी नहीं करता तो ये दोनों लालची औरतें उसको बेचकर खा जाएगी। शादी करता हूँ तो दुनिया कहेगी, अपने से 22 साल छोटी लड़की से शादी करते हैं, हुए इसको शर्म नहीं आई। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। हालात इस तरह की है, मना भी कैसे करूं? दोनों औरतें मिलकर इस बच्ची को मार डालेगी और बिन बिहाए घर लाता हूं तो दुनिया ताने मारकर दोनों को जीते जी मार डालेगी। और मैं नहीं चाहता कि उस मासूम को कोई मेरी रखेल के नाम से पुकारे। मैं खुद भी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे पारुल से शादी करने का फैसला लेना पड़ा ताकि उसकी जान बच सके और मैं इसकी देखभाल कर सकूं और इसको इस काबिल बना सकूं कि अपनी आने वाली जिंदगी अपनी खुशी से गुजार सके। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। आज पारुल का MBA का रिजल्ट आने वाला है। देखो दोस्त, मैंने अपना वादा पूरा किया, बस अभी एक सरप्राइज बाकी है जो रिजल्ट आने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। दोस्त, तुम तो जानते ही हो मैं सुनैना से कितना प्यार करता हूँ। उसकी कुछ मजबूरियाँ थी और मैंने भी तय किया था शादी करूँगा तो सुनैना से ही। हालांकि मेरे सभी दोस्तों की शादी हो चुकी थी, पर मैं सुनैना की मजबूरी समझता था। उसने मुझसे कुछ सालों का वक्त मांगा था। मैं उससे बहुत प्यार करता था और शादी भी उसी से करना चाहता था, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और मुझे पारुल से शादी करनी पड़ी। मैंने सुनैना को सिर्फ इतना ही बताया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने शादी कर ली है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे मेरी गलती की माफ़ी के काबिल नहीं है। यह बात सुनकर उसको इतना सदमा लगा कि वह जमीन पर ही बैठ गई थी। जैसे तैसे समझा बुझाकर उसको इस हालत में छोड़कर मुझे वापस आना पड़ा था। मैं नहीं जानता उस पर क्या गुजरी होगी। वक्त हर जख्म को भर देता है। बहुत समझदार थी और अपने पैरों पर खड़ी थी। यकीनन उसने खुद को संभाल लिया होगा। पारुल को मेरी जरूरत थी, वह नादान थी, उसका कोई नहीं था। बस यही सब बातें सोचकर मैंने दुनिया की परवाह नहीं की और उसे बचाने का फैसला लिया। डायरी पढ़ते पढ़ते पारुल की आंखें आंसुओं से भर गई। इतनी बड़ी कुर्बानी कौन देता है किसी के लिए? कमला काकी सच कहती थी, आदित्य साहब सचमुच एक फरिश्ता है, जिन्होंने उसकी जान बचाने के लिए इतना सब कुछ किया था। और सच जानकर उसकी आंखें नम हो जाती है। वह डायरी को वहीं छोड़ अपने कमरे में आ जाती है, अपने ऊपर शर्मिंदा होती है। कितना कुछ नहीं कहा उसने आदित्य साहब को। आज उसे अपने कहे पर बेहद अफसोस हो रहा था। वैसे भी डायरी पढ़ने से पहले ही वह आदित्य साहब के बारे में अपनी राय बदल चुकी थी और उसको अब इस रिश्ते की आदत हो गई थी। आदित्य साहब उसका बहुत ख्याल रखते थे और दोनों में अब पति पत्नी का ना सही कोई न कोई रिश्ता तो कायम हो ही गया था। वह आदित्य साहब की बड़ी इज्जत करती थी और अब उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का वह ध्यान रखती थी। कौन सी जगह ऐसी नहीं जहां आदित्य साहब ने उसे घुमाया नहीं। हर एक जगह दिखाई, कोई सा पार्क, कोई सा मॉल, कोई सा पिकनिक स्पॉट, कोई भी जगह ऐसी नहीं जिस जगह आदित्य साहब उसे लेकर नहीं गए। छुट्टी का पूरा दिन पारुल के नाम कर देते। वह जहाँ जहाँ चाहती आदित्य साहब लेकर जाते। इतने सालों में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं आया
जब आदित्य साहब ने उस पर अपने पति होने का हक जताया हो। पारुल की जिंदगी में भी आदित्य साहब के साथ घूमते हुए कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि वह उनके पति हैं। यह जरूर है कि वह अब उनको अपना दोस्त और अपना हमदर्द मानने लगी थी। वह अपनी हर छोटी बड़ी बात आदित्य साहब के साथ शेयर करती थी। कॉलेज में क्या हुआ, किससे मिली, किसने क्या कहा, वह सब आदित्य साहब के साथ बैठकर घंटों बातें किया करती थी। कभी कभी वह सोचा करती थी कितना अजीब रिश्ता है हम दोनों का, जिसमें एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत है, सम्मान है और पवित्रता है। और भगवान का शुक्र अदा करती है कि आदित्य साहब से शादी करके उसका हर सपना पूरा हो गया है। उसे मनचाही जिंदगी गुजारने का एक मौका भगवान ने दिया है। हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी तो होती ही है। आज पारुल कुछ बदली बदली सी लग रही है और काफी समझदार, और आदित्य साहब के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। आदित्य साहब आज पूरा दिन बहुत बिजी रहे। लगातार फोन पर किसी से बात करते हुए गुजर गया। वकील कुछ पेपर लेकर आ गया है। आदित्य साहब उससे कुछ बातें करते हैं और पेपर को पढ़ते हैं। सब कुछ ठीक देखकर वह मुस्कुराते हैं, एक गहरी सांस खींचते हैं और ना जाने क्यों उनके चेहरे पर बड़ा सुकून दिखाई देता है, जैसे उन्होंने जिंदगी का बहुत बड़ा काम पूरा कर लिया हो। इसी बीच पारुल दौड़ती हुई उनके पास आती है। मेरा रिजल्ट आ गया है आदित्य साहब, बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे यकीन था कि तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। आज मेरा मकसद पूरा हुआ। पारुल बच्चों की तरह खुश होते हुए आदित्य साहब से कहती है, लाइए लाइए, कहाँ है मेरा गिफ्ट? आपने कहा था कि इस बार फर्स्ट आने पर तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, जो तुम्हारी जिंदगी ही बदल देगा। मैं इंतजार में हूँ, अब क्या दिलवाने वाले हैं आप मुझे? आदित्य साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे सब कुछ याद है। कब से तुम्हारे सरप्राइज गिफ्ट के लिए ही दौड़ भाग में लगा हुआ हूँ, और अब तुम्हारा उपहार तैयार है। मैंने पहले ही सब चीज तैयार करवा ली है। मैं तुम्हें बहुत बड़ा उपहार देने वाला हूँ। वह पारुल को बैठने का इशारा करते हैं। कुछ पेपर पारुल के हाथ में देकर कहते हैं, यह तुम्हारे पापा के घर के पेपर है। तुम्हारी सौतेली माँ उस मकान को बेच रही थी जो मैंने तुम्हारे नाम से खरीद लिया है, क्योंकि तुम उस घर को नहीं भूल सकती जहाँ तुम्हारा बचपन गुजरा है। अपने घर का जिक्र आते ही तुम्हारे चेहरे की उदासी मैंने देखी है, इसीलिए मैंने तभी फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो वह मकान मैं तुम्हारे लिए जरूर खरीद लूंगा। लो संभालो यह पेपर, यह तुम्हारे पास होने का इनाम है। अभी इससे भी बड़ा इनाम और बाकी है। पहले यह बताओ, यह सरप्राइज गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा? पारुल की आंखें भीग जाती है। वह आदित्य साहब को देखती ही रह जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो पारुल, तुम मुझे गलत मत समझना। एक और तोहफा है जो मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए देना चाहता हूँ। पारुल हैरानी से उनकी तरफ देखती है। क्या अभी भी कोई और तोहफा देना बाकी रह गया है? सब कुछ तो आपने मुझे दे दिया, बस अब किसी चीज की इच्छा नहीं है। अब तुम समझदार हो, अपना अच्छा बुरा सोच सकती हो। आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने के रिश्ते से भी आजाद करना चाहता हूँ। मैं किसी मासूम चिड़िया को सोने के पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहता। मैंने वकील से तलाक के पेपर तैयार करवा लिए हैं, बस वो लेकर आते ही होंगे। सुनकर पारुल बेहोश हो जाती है। बहुत देर में उसको होश आता है। वह घबराकर आदित्य साहब से कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम एक बार मेरी मर्जी तो जानी। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको दिल से अपना मान चुकी हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। यह तो अपनी अपनी किस्मत है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जोड़ियाँ तो ऊपर बनती है, ईश्वर ने मेरी शादी ऐसे ही लिखी थी, इसमें आपका क्या कसूर? मैंने तो आज ही कमला काकी से कहकर आपका सारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट करा लिया है। मैं तो आज आपको खुद ही एक सरप्राइज देने वाली थी, उससे पहले ही आपने मेरा दिल तोड़ दिया। पारुल, मैं सब जान चुकी हूँ। आपकी डायरी पढ़कर आपने जो कुर्बानी दी है मेरे लिए, उसका क्या? मेरे लिए आपने भी तो खुद की जिंदगी तबाह कर ली। क्या मिला आपको मुझसे शादी करके? मेरे अपने ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे बर्बाद करने की। एक आप ही तो है जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ सब कुछ हासिल कर पाई हूँ। आदित्य साहब कहते हैं, कुछ नहीं, मैंने अपना फर्ज निभाया है।
मैं तुम्हें तबाह होते हुए नहीं देख सकता था। आज मेरा मकसद पूरा हुआ है। अगर तुमने किसी को पसंद कर रखा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें आज़ाद करके तुम्हारी शादी वहीं कर दूंगा जहां तुम चाहती हो। पारुल, यह क्या कह रहे हो आप? मैंने कभी किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। हमेशा दिमाग में रखा कि मेरी शादी हो चुकी है और किसी और की तरफ देखना भी मेरे लिए पाप है। आप मुझे बिल्कुल भी तलाक नहीं दे सकते। आपको कोई हक नहीं 3-3 जिंदगियां बर्बाद करने का। आप मेरी खातिर पहले भी अपनी जिंदगी तबाह कर चुके हैं। अब फिर से ऐसा ही एक तरफा फैसला ले रहे हैं आप। मैं इस बार आपको मनमानी नहीं करने दूंगी। ऐसा हरगिज नहीं है कि हर बार आप सही हो। औरत कोई खिलौना नहीं है आदित्य साहब, उसकी भी अपनी कोई मर्जी होती है। हर कोई इसके दिल से अपनी मर्जी के अनुसार नहीं खेल सकता। कभी इसकी खुशी, कभी उसकी खुशी। आपने कभी मुझसे पूछा है मेरी खुशी किसमें है? क्या मैं तलाक चाहती हूँ या आपके साथ रहना? आदित्य साहब, यह सब सोचने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए था। नहीं पूछा ना आपने। पता है, अब मैं आपको चाहने लगी हूँ और आपको कोई हक नहीं मेरा दिल तोड़ने का। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। किसी और की होने के ख्याल से ही मैं कांप जाती हूँ। मैं अब यूं आपकी ओर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तभी वकील पेपर लेकर आ जाता है। आदित्य साहब पेपर को पढ़ते हैं। पारुल उनके हाथ से पेपर छीन लेती है। वह तलाक के पेपर जिसे पारुल पढ़कर टुकड़े टुकड़े कर देती है और आदित्य साहब से कहती है, आज मैं आपको दिल से अपना पति स्वीकार करती हूँ। मैं इस कागज के टुकड़े को नहीं मानती। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। यह बात अपने दिमाग से निकाल दे। आप मेरे पति हैं और मैं आपको बेइंतहा प्यार करने लगी हूँ। यह बिल्कुल सच है। आपसे दूर होने की बात सोचकर भी मैं घबरा जाती हूँ और आप भी मुझे अब सबके सामने बेझिझक होकर अपनी पत्नी कह सकते हैं। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं इस उम्र में आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आज से आप मेरे साथ इसी कमरे में रहेंगे। यह देखकर वकील साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वे दोनों को आशीर्वाद देते हैं। आदित्य साहब पारुल को अपने गले से लगा लेते हैं। पारुल के इतना कहने से आदित्य साहब के दिल में भी पारुल के लिए बेइंतहा प्यार उमड़ आता है और वह भी अपने आप को रोक नहीं पाते। वह पारुल से कहते हैं, मैं भी तुमसे बिछड़कर नहीं जी पाऊंगा। कागज पर ही सही मेरी तुमसे शादी हुई है। तुम मेरी पत्नी हो और इसका एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने वकील से तलाक के पेपर तैयार करवाने के लिए कहा। मैं ही जानता हूँ उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही थी, पर मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा था। तलाक के पेपर जमीन में फटे पड़े हैं। अलग अलग राह के मुसाफिर आज दिलो जान से एक हो गए हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।